सबसे पहले टिकैत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दिल्ली की तरफ कूच क्यों? आपकी लड़ाई तो यूपी से है, नोएडा अथॉरिटी से है, तो दिल्ली की तरफ कूच क्यों कर रहे हैं? क्या भरोसा उठ गया है राज्य नहीं, सरकार से? एक तो बताऊं, वहां धरना चल रहा है उस पे ग्रेटर नोएडा में। क्या दिक्कत है उन्हें? किसानों को कम तो उनकी सुननी तो चाहे। तो सारे चुगर्दक को अलग अलग मांग है, लोगों की अलग अलग दिक्कत है। इस साइड में पश्चिम में गन्ने की मांग है, बिजली की मांग है। वहां से उनकी जो जमीन है उन्हें पुणे दामों में जा रही। धरना दिख रहा, कम तो बैठ कर बात तो करे। वहां से शायद कल की बात थी, कल क्यों नहीं वार्ता हुई? बात थी तो वार्ता तो क्या करनी। जो जहां से जहाँ दिक्कत, जिसकी दिक्कत जो कुछ है उनकी सुननी तो चाहे। इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे, दिल्ली की तरफ को कूच हो रहा, क्या कारण हो रहा है? इनकी बात सुने, बातचीत करे। सरकार की यही तो जिम्मेदारी है। सरकार की नु थोड़ा एक भाई न रोक दिया, रोक कर दिया, चलो रुक तो जाएंगे। रुकने में तो कोई बात नहीं, हम नहीं टकराव चाहते, नहीं हम पूरा पाड़ सकते भाई पुलिस प्रशासन के साथ में। पर इस तरह की नौबत क्यों आ रही? जगह जगह धरने प्रदर्शन का है। कहीं संभल का मामला, कहीं पश्चिम नहीं, उत्तर प्रदेश में यूं है मामला, कहीं भी नोएडा का मामला। तो कहाँ कहाँ की बात उठावे सर? सरकार ने इतनी बात, इतनी नौबत क्यों बना दी? वो बात सुनो इनकी। हम नहीं, तो यही इसका कह रहे हैं, कारण बात वो सुनो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं है जो अभी नवंबर महीने में आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वो जो एक्विजिशन कर रहा है या अधिग्रहण कर रहा है वो सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। क्या इसी के वजह से यह प्रदर्शन हो रहा है? एक तो देखो, वहां से मुझे लगे 15-16 संगठन है। बातचीत तो करनी चाहिए। सब क्या मजबूरी हो रही है? कितने संगठन एक जगह जुड़ रहे? उसका भी तो देखो। ये संगठन इकट्ठे होते जा रहे। पहले तो चलो ऐसी बात थी, एक संगठन जहां जहां अपने वो कर रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया भाई एक तो बात नहीं बनने की, सब संगठन इकट्ठे हो रहे। साथ मुझे लगे 10-15 संगठन के करीब इकट्ठे हो रहे वहां से। क्यों नौबत आ रही है ऐसी ऐसी? ये थोड़ा ही है सरकार भाई, सरकार नहीं सुन रही। तो हम तो यही कह रहे, कुछ भी कारण हो सके, हम नहीं कहते, पर बैठ कर बात तो करो भाई। जो वहां से बैठे कि ये 2 लाख के आदमी पीछे से 1.5-2 लाख के आदमी इकट्ठे हुए, उसमें भी सुनने चाहने की बात। और नहीं मजबूरी में इस तरह का कदम उठा रहे। लेकिन टिकैत जी सवाल तो यही उठता है ना कि आपकी लड़ाई तो राज्य सरकार के साथ में है, राज्य सरकार को आपको मुआवजा देना है। इस बारे में पहले से ही केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून पास करके रखा हुआ है। उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 2800 हेक्टेयर का एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है। करीब 13,000 किसानों से ये एक्विजिशन किया हुआ है। तो आपकी लड़ाई तो लखनऊ, आपको तो लखनऊ जाना चाहिए ना, दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐसा दिल्ली नजदीक पड़े, वहां से ऐसा केंद्र सरकार है तो उनकी सबकी जिम्मेदारी है। तो बातचीत हम तो नहीं कहते, धरने पे बैठ कर बात कर लो ना। उन्होंने दिल्ली जाने की नौबत क्यों हो रही? चलो उन्होंने रोक दिए होंगे, बैठ गए वहां से। बातचीत तो करे तो कम चलिए से ठीक कम है जी, हमारे साथ सर। प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए देखिए टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग तो दिल्ली में ही पूरी होगी, आपकी सरकार है लखनऊ में वो सुनती नहीं है, इसीलिए हमको दिल्ली में जाना पड़ रहा है। आज आपने देखा कि नोएडा में तो पूरा रास्ता जाम करके रखा हुआ था। 8 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई तो दिल्ली तक आ जाएगी बात। देखिए साहिल जी, आप ही की रिपोर्ट बता रही कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वह लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। आज भी घंटों किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है, अथॉरिटी के प्रतिनिधियों ने बातचीत की है। किसानों की जो जायज मांगे हैं उस पर निश्चित तौर पर हल निकालने का प्रयास सरकार की तरफ से रहा है और वो रहेगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना हमारा दायित्व है और ये करती रही है लगातार सरकार। ये ऐसी सरकार है जिसने जो है बीज से लेकर बाजार तक किसान के हित को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अब जैसे नरेश टिकैत जी जो बातें कर रहे हैं उनसे एकदम सहमत है, लेकिन सरकार जब बातें कर रही है तो उन बातों को निश्चित तौर पर किसानों ने अपनी बातें रखनी चाहिए उनके सामने। ऐसी कौन सी बात है जो किसानों की नहीं सुनी जा रही है या नहीं बातें की? कौन अथॉरिटी मना कर रहा है बात करने से? यह भी टिकैत जी ने रेखांकित करना चाहिए। जी जी, बोलिए बोलिए, पूरा करिए मामला अपना। तो नहीं, मुझे टिकैत कुछ जी नहीं वो कह लगता रहे हैं कि किसी आपसे बात तो को, बातचीत हो रही जो है। है किसानों के निकार। देखिए ये, देखिए, किसानों के निकार, देखिए ये, 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 किसानों के निकार, देखिए ये
टिकैत जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि भाई आपसे तो बातचीत हो रही है, आपकी ऐसी कौन सी मांग है कि वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली क्यों? बात किससे हो रही है? हमें नाम तो खोल लो उनका। बात किससे हो रही? बात होती तो ये वहां जाते। इन्होंने हमारी जमीन, अच्छी जमीन कोर्टों के भाव में इन्होंने ले ली। हमने देश के विकास में कहीं बाधा नहीं बने। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस यू बनने लग रहा हाईवे, कहीं 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघा की जमीन, जो 1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है हमारी अस्सी ये 11-12 लाख रुपए बीघा में ले ली। ऐसे हमने देश के विकास में हम बाधा नहीं बन रहे। क्यों इस तरह की नौबत आ रही? हमारी सारी जमीन या हाईवे में जा रही, सही पैसे नहीं दे रहे, तो इसकी कम से कम ऐसी नौबत वहां आ रही। वहां 3600 रुपए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि वो तो दाम बता रहे हैं कि भाई उनको तो दाम ही नहीं मिल रहे हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई 10% जो है ना डेवलप्ड रेसिडेंशियल एरिया में उनको जगह मिलनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहां पर उतनी जगह नहीं है, इसके लिए उनको नहीं दे पा रहे हैं। 64% तक उनको कंपनसेशन देना चाहिए, जो नया अधिग्रहण कानून आया उसके मुताबिक वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनको लगता है कि भाई दिल्ली जाकर मांग करनी चाहिए। 10 साल से रुके हुए हैं, 2014 से लेकर 2024 हो गए, 10 साल से रुके हुए हैं। ये निश्चित तौर पर जो विधि सम्मत जितने भी उनकी मांगे हैं उनको मंजूर किया जाएगा। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लोग बातें कर रहे हैं, भाई ये जमीन गई कहाँ है? यमुना एक्सप्रेसवे में गई है। अधिग्रहण किसने किया है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी ने किया है। किसानों के प्रतिनिधियों की बात किससे चल रही है? यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी से चल रही है। बात करने से इनकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उनकी समस्या का न्यायोचित समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभय दुबे जी, राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी इसी जगह से, भट्टा परसोल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2013 में आपको कानून लाना पड़ा था, लेकिन देखिए अभी भी उसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या इसका चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे किसान के लिए? क्योंकि वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए लखनऊ। हाँ साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत किसानों पर अत्याचार की गारंटी है। जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लड़ाई लड़ी थी, 1894 का कानून था। 100 साल बाद किसानों को न्याय दिलाया हमने 2013 में, और सभी राजनीतिक दल सहमत थे उससे। लेकिन मोदी सरकार ने कुचेष्टा की उस कानून को अध्यादेश से बदलने की। क्या था कानून? कि 80% लोगों की कंसेंट नहीं होगी तब तक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। पुनर्वास का प्रावधान था उसमें, और उनको पुनर्स्थापित करने का प्रावधान था। उसके बाद उसके सोशल ऑडिट का प्रोविजन था ताकि उनके बच्चों को नौकरी मिल सके। 4 गुना उसमें कंपनसेशन का प्रोविजन था। मोदी सरकार ने राज्यों को कहा कि बदल दीजिए कानून, और ये राज्यों की सरकार ने अत्याचार किया। क्यों आ रहे हैं दिल्ली? इसीलिए तो आ रहे हैं कि वो मोदी सरकार के कहने पर यह कानून बदला। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, ये बात किससे सिद्ध होती? सत्ता में आते ही सबसे पहले 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया। उसके बाद एमएसपी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि एमएसपी के ऊपर 50% नहीं दिया जा सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया। इसी उत्तर प्रदेश की बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाइयों 2022 तक आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। क्या हुआ? 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की। और बड़ा खुलासा यह करता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में कहा, जब वो कृषि मंत्री थे, कि 7 साल तक मैं मोदी सरकार को कहता रहा कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पर से हटाइए, ट्रैक्टर पर से हटाइए, खाद पर से, कीटनाशक पर से, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो सके। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुना। अभी आपने कहा कि बहुत फसलें, 22 फसलें क्या खरीदती है? अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया, गेहूं खरीदे 23%, जौ 0%, चना खरीदा है 0.37%, मसूर खरीदी 14%, सरसों खरीदी 9%, कुसुम खरीदी 0%। और क्या बताया? एक चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन जो डिफरेंस है कि महाराष्ट्र की सरकार 15% का डिफरेंस भी तो सरकार भरती है ना जी। नहीं, दुबे जी वो कह रहे हैं ना कि भाई अभी तो पीएम आस्था लगा दिया है, उसके तहत उसके तहत प्राइवेट प्लेयर भी खरीदता है। प्राइवेट अगर ये भी खरीदते हैं तो भी 15% का डिफरेंस तो सरकार भर देती है। फिर कानून की जिद क्यों है आपको? क्या आपको लगता है कानून से ये मामला सॉल्व होगा? नहीं, आपको इस बात
नहीं, आपको इस बात की जानकारी, बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं आप, लेकिन मैं बताऊं पीएम आशा स्कीम में उसकी सच्चाई यह है कि वो राज्यों के अनुरोध पर, जैसे अभी आपने देखा कि राज्य ने कहा कि साहब हमारे एमएसपी से नीचे बिक रही है फसलें, तो सोयाबीन पर इन्होंने अनाउंस किया। सोयाबीन पर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि लागत ही 6,039 रुपए आ रही है, लेकिन क्या दे रहे हैं 4,992। और पूछिए ना कितनी खरीदी सोयाबीन, मैं चुनौती देता हूं, सोयाबीन कितनी खरीदी बता दे, महाराष्ट्र में ही कितनी खरीदी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो बड़े प्रांत हैं, कोई नहीं पीएम आशा में खरीदते हैं, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है। हर जगह किसान का वही रोना है। गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं, किसान का नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, किसान अन्नदाता भाग्य विधाता है, रोना नहीं है, ये सरकार अन्याय कर रही है उसके साथ। मुझे बताइए, महाराष्ट्र ने मांगा गेहूं का कि हमें 4,061 रुपए दीजिए कम से कम, हमारी लागत नहीं पड़ती है। वो उसी प्रकार चने का 7,119 रुपए मांगा, मसूर का। किसी भी राज्य ने जो कहा है कि हमारी लागत अधिक है, एमएसपी बढ़ा कर दीजिए, न खरीदते हैं न एमएसपी मोदी जी देते हैं।